महाराष्ट्र में आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का ये संकल्प पत्र। सुबह 10:15 बजे अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, यानी कि ये बताने वाले हैं कि बीजेपी कौन कौन से वादे कर रही है कि अगर सत्ता में लौटती है तो उन वादों को पूरा किया जाएगा। संकल्प लेती है बीजेपी अपने वादों के साथ में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज बीजेपी संकल्प पत्र अपना महाराष्ट्र में जारी करने वाली है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ मुंबई से लाइव हैं और रुक कर लेंगे उनका। साथ ही साथ हिमांशु भट्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत आपका। राहुल लाल भी मेरे साथ में है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आपका भी स्वागत। आनंद, सबसे पहले आपका रुक कर रही हूँ। करीब 10:15 बजे का वक्त है जब अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जनता को ख्याल में रखते हुए वादे कौन कौन से बड़े हो सकते हैं संकल्प के तौर पर? जी देखिए, आज जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, वो यहाँ पर मुंबई में मौजूद रहेंगे और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के लिए बीजेपी ने क्या क्या उसको वादे करने हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता से, वो अपने संकल्प पत्र में यहाँ लाएंगे और लोगों के सामने उसको पेश करेंगे। अमित शाह खुद से इस संकल्प पत्र को आज एक कार्यक्रम के दौरान 10:15 बजे इसको जारी करेंगे। अगर हम अपनी सूत्रों की माने तो जिस तरह से लाडली बहन योजना की जो स्कीम यहाँ पे हिट हुई है, जिसमें महायुति सरकार की तरफ से हर महीने जो महिलाओं को 1500 रुपए दी जाती है, तो उसको बढ़ाने, उसके अमाउंट राशि बढ़ाने की बात उसमें की जा सकती है। उसके साथ ही साथ जो अफोर्डेबल होम्स है, जो यहाँ पर घर या निवास जिसको हम पहले वो देने की स्कीम्स है, उसके ऊपर भी बीजेपी का फोकस हो सकता है। और वही बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जारी करने के पहले वो अपना यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी कि किस तरह से पिछले 2.5 साल में उनकी सरकार, महायुति सरकार जो है, उन्होंने लोगों से किए हुए वादों पर कैसे वो खरे उतरे और किस तरह से, चाहे वो मुंबई में जाम की समस्या हो या फिर किसानों की लेकर समस्या हो, किस तरह से एमएसपी उन्होंने यहाँ पर दिया है किसानों के लिए, और भी कई तरह के तमाम योजनाएं जो सरकार ने चलाई है, तो उसका फायदा कैसे जनता तक पहुंचा है। तो ये सारी चीजों को बीजेपी जो है पहले वो उसको हाईलाइट करेगी और फिर अपने संकल्प पत्र को वो यहाँ के लोगों के लिए जारी करेगी। और चूंकि आज 10 तारीख का दिन है, तो अब बस 8 ही दिन बचे हुए हैं जो कैंपेनिंग का है, तो ऐसे में 8 दिन पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पे चुनाव है एक ही फेज में, यहाँ पर कुल 288 सीटों के लिए। तो ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र को देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या उसमें वादे बीजेपी करने जा रही है। और उसके साथ ही साथ आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र के लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, करीब दोपहर में वो 12 बजे होगी, जिसमें वो भी अपनी पार्टी का संकल्प पत्र यहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए जारी करेंगे। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना गुट के, यूबीटी गुट के मुखिया हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी का वचननामा पहले ही जारी कर दिया है। जी, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाअघाड़ी की जंग नजर आ रही है, पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नेताओं के अपने अपने वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है जो चुनावी दौर में और ज्यादा बढ़ जाता है। हिमांशु भट्ट जी, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के सामने ये चैलेंज भी है कि किसी भी तरह का बिखराव ना हो, इसी तरह से एकजुट रहे, चुनाव लड़े, और सबसे ज्यादा ये कि जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरे। सही बात है, उनके सामने चुनौती तो है ही है। लोकसभा के रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है, मगर महाराष्ट्र को इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि जब ये संकल्प पत्र आता है तो ये खाली भाजपा का संकल्प पत्र तो है, मगर उसके साथ में क्या हमें यूटी के अंदर भी एमवीए अघाड़ी में जो हो रहा है वही देखने को मिलेगा। अघाड़ी में तो हम देख रहे हैं कि उद्धव शिवसेना एक वचननामा देती है, कांग्रेस दूसरा संकल्प पत्र देती है, एजेंडा देता है, शरद पवार तीसरा एजेंडा देता है, और वो झगड़ते रहते हैं। क्योंकि आज हम देखें, आंकड़े देखें, 288 सीटों में 21 सीटें ऐसी है जहां पर महाविकास अघाड़ी फ्रेंडली फाइट लड़ रही है अपनों के बीच में, जबकि ऐसा नहीं है कि महायुति में नहीं है, मगर महायुति में वो नंबर तकरीबन 5 या 6 का है, तो वहां पर स्टार्क डिफरेंस दिखता है। दूसरी बात यह है कि जो गलतियां 2024 अप्रैल में हुई थी, वो गलतियों को क्या महायुति फिर से दोहराएगी, जिसके ऊपर विजय या पराजय निश्चित होगा। और इसमें यह संकल्प पत्र बहुत बहुत कारगर साबित होने वाला है।
लाडली बहना योजना तो होगी, मगर सामने क्या हुआ है पता है आपको? घर घर ऐसी बात आ रही है, काफी जगह पे विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस द्वारा जो पर्चे बांटे गए थे दूसरे राज्यों में, यूपी में, हरियाणा के कई जगहों पे, वही पर्चे फिर से बांटे जा रहे हैं। क्या आप हमें वोट दो, हम जीत गए तो हम ऑन द स्पॉट इतना पैसा देंगे। अभी ये सब बातों को उजागर करना, और महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के संकल्प पत्र में आप देखोगे कि एक तरफ बात की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, रिपोर्ट कार्ड तो दिया ही जाएगा जो हुआ है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होगा, और दूसरी बात मुंबई स्पेसिफिक कोई बातें होंगी, और उसके साथ में तीसरा सबसे बड़ा मैसेज वो जाने वाला है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आपको 2-3 जगहों पे संकल्प पत्र के अंदर, जहां तक मैं समझता हूं, उसकी वजह यह है कि नागपुर जो है वो संघ का मुख्यालय है, और महाराष्ट्र में संघ अगर राष्ट्रवाद के नाम पे बाहर आके लोगों को समझाता है, उनको बोलता है कि आप राष्ट्रवाद के लिए वोट करो, आपको जिसको पसंद आए उसको। अभी वो शरद पवार भी हो सकते हैं, वो युति भी हो सकती है, वो उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा। मगर जो संकल्प पत्र आएगा उसमें मुझे तो ये दिखता है कि ऐसे कोई डोल्स नहीं होंगे, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें काफी ज्यादा होगी, क्योंकि मुंबई के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर ही काफी चीजें ऐसी पड़ी है कि जो 2.5 साल के उद्धव ठाकरे के शासन में बंद हो गई थी, उसको भी जस्ट शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इधर अमित शाह होंगे तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, और अब वादे सामने रखना मतलब जनता से सीधे सीधे बात करना और ये संदेश पहुंचाना कि भाई हमें मौका दीजिए। लेकिन राहुल लाल जी, ऐसा लगता है जनता के लिहाज से अगर देखो, जो जितना ज्यादा लालच देता है वो उतना ही अपनी जीत को लेकर थोड़ा डगमगाता नजर आता है क्या, या फिर विश्वास कम होता है क्या? फिर पासा फेंका जाता है लालच का कि भाई हमें जिता दो तो हम ऐसा कर देंगे। पिछले कई चुनाव, इधर हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो कई चुनाव से ये बिल्कुल एक कंपटीशन की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। इसमें खुद मैं पुणे से इसमें जुड़ा हुआ हूं आपके कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जिस रेवड़ी संस्कृति की काफी गंभीर रूप से आलोचना करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन कई जगहों पे फिर हम लोग देखते हैं कि भाई फ्री बिजली यूनिट तमाम, अगर महाराष्ट्र सरकार के लाडली बहना योजना को देखें तो उस प्रकार के कई स्कीम्स हैं जिसको लेके एकनाथ शिंदे समूह जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है। महायुति भी काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है इसे लेके, रचना जी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय महायुति के लिए, जो अप्रैल में भी लोकसभा चुनाव के समय में वो चुनौती की स्थिति बनी हुई थी और वो अभी भी है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। वो तो एक तरह से कहीं कहीं ये तो अब स्पष्ट है महायुति में कि वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कि वो कहीं कहीं वो अब एकनाथ शिंदे की होने की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। और एक तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में जो लोग बातचीत कर रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे। ऐसे स्थिति में एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उसमें अब एक तरह से एनर्जी की थोड़ी कमी भी दिखाई दे रही है ग्राउंड पे। तो एक ये सिचुएशन है। उधर आप अगर देखें कि 84 साल के शरद पवार हैं, और शरद पवार जिस तरह से बिल्कुल इस उम्र में भी तमाम चीजों के बावजूद भी, अगर आप कह दीजिए कि 3 पार्टियां उस तरफ महायुति में, 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी में, 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, लेकिन उस 6 पार्टियों में सबसे आक्रामक ढंग से उनके कई चुनाव प्रचार और रैलियों को मैंने देखा तो एक तरह से बहुत ज्यादा आक्रामक है डोर टू डोर कैंपेन करने में, छोटी छोटी सभाओं को करने में शरद पवार। तो शरद पवार को लेके एक बड़ी एक सहानुभूति फैक्टर भी पूरी तरह से दिखाई भी दे रही है। तो एक तरह से शरद पवार का खेमा तो हमें मजबूत दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, और अजित पवार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे में जो संतुलन की स्थिति जो महायुति ने नहीं बनाई,
उससे एक तरह से कहीं कहीं जो संकेत गए हैं रचना जी, कई बार एक जब वो तरह से बैलेंस देखो, नहीं बनाया जाता तो फिर चुनावों के दौरान वो बिखराव नजर आता है और फिर रिजल्ट के तौर पर नुकसान भी झेलना पड़ता है। जहां तक आपने शरद पवार का जिक्र किया, हाँ वो बड़े मंझे हुए नेता है, लेकिन हाँ पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट के संकेत दिए, उसके बाद एक इमोशन जो है वो लोगों से उन्होंने जरूर जोड़ा है और इसी इमोशनल कनेक्ट के जरिए हो सकता है कि फायदा भी इन चुनावों में पा जाएं। हालांकि चुनाव नहीं लड़ने की बात उनके जरिए कर दी गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बीच बड़ा अपडेट एक और है, आप सभी